हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है शिफ्टिंग सैंड। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइंड बाय पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की इन मक्का ऑन अगस्त 7 रिफ्लेक्ट्स देयर शेयर्ड स्ट्रेटजिक एंजाइटीज। कह रहा है कि ये जो तीन देशों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस समझौता हुआ है पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की के बीच में 7 अगस्त को मक्का में, वो इनकी जो रणनीतिक चिंताएं हैं, एंजाइटीज़ हैं, ठीक है, वो दर्शाता है कि तीनों को ही कहीं ना कहीं कुछ चिंताएं ऐसी हैं, एंजाइटीज़ ऐसी हैं, परेशानियां ऐसी हैं कि इन्होंने उसके चक्कर में आके तीनों लोगों ने एग्रीमेंट किया है। एंड द चेंजेस अंडर वे इन वेस्ट एशिया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, और साथ ही साथ ये एग्रीमेंट इस वजह से भी हुआ है कि जो वेस्ट एशिया में पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम चेंज हो रहा है, आर्किटेक्चर मतलब जो पूरा स्ट्रक्चर या सिस्टम पूरा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से भी इन तीनों देशों ने मजबूरी में आके कहीं ना कहीं ये डिफेंस एग्रीमेंट किया है। द थ्री कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू ब्लॉस्टर कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डेटरेंस। कह रहा है कि तीनों ही कंट्री ने एक तरीके से प्लेज ली है कि ये लोग पूरी कलेक्टिव मतलब सब तीनों की ही सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे, स्ट्रेथन करेंगे, और साथ ही साथ जो मतलब बाहर से आने वाली जो समस्याएं हैं या फिर कोई इनके ऊपर अटैक करता है तो उसको डेटरेंस भी दिखाएंगे या फिर प्रिवेंट करेंगे अपने आप को। एंड प्रॉमिस टू ट्रीट एन आर्म्ड अटैक अगेंस्ट वन एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल। और साथ ही साथ इस एग्रीमेंट में ये भी प्रॉमिस किया गया है कि अगर तीनों देशों में किसी के ऊपर भी अटैक होता है तो उसे तीनों देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा। ऑन पेपर दिस इज अ फॉर्मिडल अलायंस। कह रहा है कि पेपर में तो ये एक ऐसा अलायंस या फिर एक ऐसा ग्रुप लग रहा है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फॉर्मिडल मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो या पावरफुल। पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। पाकिस्तान सबको पता है एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है विद अ पावरफुल मिलिट्री, बहुत ही मजबूत मिलिट्री है इनकी। सऊदी अरेबिया वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर्स। सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। हैज़ डीप पॉकेट, इसी वजह से बहुत ज़्यादा पैसा है इनके पास। एंड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, और काफ़ी ज़्यादा अपना प्रभाव रखते हैं दुनिया भर के जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं उसके ऊपर। तुर्की हैज़ एन एक्सपेंडिंग मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस। तुर्की के पास क्या है कि इनकी जो लगातार बढ़ती हुई मिलिट्री या इंडस्ट्रियल बेस है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब इनके यहाँ रिसर्च हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, मिसाइल बन रही है, ड्रोन बन रहे हैं, प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से इनके यहाँ पूरा जो सिस्टम है वो रिसर्च वाला है, इंक्लूडिंग एडवांस ड्रोन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। उसमें ये जो एडवांस ड्रोन की प्रोडक्शन है वो भी इंक्लूड है। दैट द पैक्ट वॉज अनाउंस्ड इन द मिडल ऑफ द वॉर ऑन ईरान। कह रहा है कि ये पैक्ट का अनाउंसमेंट तब हुआ था जब ईरान के ऊपर वॉर चल रहा था। एंड इसराइल कंटिन्यू बॉम्बिंग कैंपेन, इसराइल लगातार बॉम्बिंग कर रहा था इन द रीजन, इस रीजन में, वेस्ट एशिया वाले में। इज नो कोइंसिडेंस। कह रहा है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है या फिर कोई एक्सीडेंट नहीं है। फेस्ड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस्ड अमेरिकन स्ट्रेटजिक प्रेजेंस इन वेस्ट एशिया। प्रोस्पेक्ट मतलब होता है पॉसिबिलिटी। कह रहा है कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि अमेरिका ने एक तरीके से अपनी रणनीतिक जो प्रेजेंस थी वेस्ट एशिया में उसको कम कर दिया है। अब वो वेस्ट एशिया में इतना ज़्यादा अपनी मिलिट्री या अपनी मिलिट्री फोर्स या अपने मिलिट्री इक्विपमेंट उतने वहाँ पे नहीं रख रहा है। रीजनल पावर्स हैव बिगन लुकिंग बियॉन्ड द ट्रेडिशनल यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला फॉर न्यू पार्टनरशिप। इसी वजह से जो रीजनल पावर्स हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अब इनको कहीं ना कहीं डर है ना, क्योंकि अमेरिका का अम्ब्रेला हट गया है। पहले क्या था कि इन लोगों को लगता था कुछ भी होगा हमारे साथ, अमेरिका हमको आकर बचा लेगा। मगर जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के ऊपर जब अटैक किया, उसी को रिटेलिएट करने के लिए ईरान ने अगल बगल कंट्रीज़ के ऊपर जो अमेरिकन बेसेस थे उसमें अटैक किया गया। तो अमेरिका ने उस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जिस तरीके का उसने पहले प्रॉमिस किया होगा। इसी वजह से अब अमेरिका की जो उतनी प्रेजेंस कम हो गई है वेस्ट एशिया में, तो जो रीजनल पावर्स हैं अब वो यूएस सिक्योरिटी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं कर पा रही हैं जितना पहले कर पा रही थी। इसी वजह से वो नई नई पार्टनरशिप्स
ढूंढ रही हैं। और इसी एंजाइटी की बात पहले सेंटेंस में कही गई थी, क्योंकि ये जो इनको परेशानियां हैं, एंजाइटी है, वो इसी वजह से है क्योंकि इनके पास अब कोई विकल्प ज़्यादा मौजूद नहीं है। इन सितंबर 2025 2025 सितंबर को अ फ्यू वीक्स आफ्टर इसराइल बॉम्ब कतर के ऊपर जब इसराइल ने बॉम्बिंग करने के कुछ ही हफ्तों बाद पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया अनाउंस अ बायलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने मिलकर एक डिफेंस एग्रीमेंट अनाउंस किया था। द वॉर ऑन ईरान विच सॉ तेहरान रिटेलिएटिंग बाई स्ट्राइकिंग यूएस बेसिस अक्रॉस द पर्सियन गल्फ। कह रहा है कि जो वॉर ईरान के ऊपर थोपा गया या हो रहा है उसके ऊपर, उसमें ये देखा गया कि तेहरान ने फिर रिटेलिएट किया, जवाबी कार्रवाई करी, यूएस बेसिस के ऊपर हमला करके, स्ट्राइक करके पर्सियन गल्फ के ऊपर। एंड इसराइल वॉर्स इन हिज नेबरहुड, और साथ ही साथ इसराइल ने जो वॉर छेड़ रखा है अपने अगल बगल इलाकों में, हैव फर्दर डीपेंड द सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ सऊदी अरेबिया एंड तुर्की। कह रहा है कि इस वजह से और भी चिंताएं बढ़ गई सिक्योरिटी को लेकर सऊदी अरेबिया और तुर्की की। दे हैव नाउ डिसाइडेड टू टर्न द पेज ऑन देयर ऑफन फ्रॉड रिलेशनशिप। फ्रॉड रिलेशनशिप मतलब टेंस रिलेशनशिप, तनावपूर्ण वाला रिलेशनशिप। कह रहा है कि अब सऊदी अरेबिया और तुर्की ने ये डिसाइड किया है कि जो इनका टेंस्ड रिलेशनशिप था, तनावपूर्ण वाला रिलेशनशिप था, अब उससे वो आगे बढ़ेंगे एंड बिल्ड अ ट्राइलेटरल फ्रेमवर्क। और इसी के साथ उन्होंने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट या फिर एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर ढांचा बनाया पाकिस्तान के साथ मिलकर, विच फॉट अ शॉर्ट एरियल वॉर विद इंडिया इन मई 2025, जिसने भारत के साथ एक छोटा सा वॉर तो नहीं कह सकते मगर ठीक है, वॉर एक लड़ा भारत के साथ मई 2025 में। ठीक है, दिस एग्रीमेंट शोज द ग्रोइंग एपिटाइट ऑफ रीजनल पावर्स फॉर फॉर्मल सिक्योरिटी पैक्ट्स। कह रहा है कि ये एग्रीमेंट ये दर्शाता है कि जो रीजनल पावर्स हैं उनकी भूख, एपिटाइट मतलब उनका डिजायर बढ़ रही है जो एक ऑफिशियल सिक्योरिटी पैक्ट के लिए, क्योंकि अभी तक उनको लगता था कि यूएस ही उनका सब कुछ है, वही उनको बचाएगा। मगर यूएस के तौर तरीके देख के, वहाँ की लीडरशिप की रिएक्शंस देखकर अब उनको लगने लग गया है कि उनको एक अनदर फॉर्मल सिक्योरिटी पैक्ट की ज़रूरत है। अदरवाइज किसी भी हॉस्टाइल कंडीशन में ये लोग यूएस की शायद मदद पाएँ या ना पाएँ, अभी क्वेश्चन चिन्ह आ गया है। तुर्की विच हैज़ लॉन्ग सॉट अ बिगर रोल इन वेस्ट एशिया। कह रहा है कि तुर्की जो कि बहुत पहले से ही एक बड़ा रोल चाहता था वेस्ट एशिया के ऊपर, अपना प्रभुत्व चाहता था, विल गेन मोर स्ट्रेटजिक स्पेस। अब उसको रणनीतिक और उसका दायरा बढ़ेगा, उसकी पकड़ बढ़ेगी। पाकिस्तान ट्रेडिशनली अ साउथ एशियन रीजनल पावर ओवर शेडोड बाई इंडिया। कह रहा है कि पाकिस्तान जो कि एक तरीके से साउथ एशियन रीजनल पावर है, जो कि हमेशा डोमिनेट होता रहा है भारत के द्वारा, इज ऑल्सो सीकिंग टू एक्सपैंड इट्स रोल एज अ वेस्ट एशिया सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो भी ये देख रहा है कि वो भी अपना रोल जो है वो दुनिया भर में, वेस्ट एशिया में एक्चुअली बढ़ाना चाहता है। एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर रूप की तरह वो अपने आप को दिखाना चाहता है, एक मीडिएटर की तरह अपने आप को दिखाना चाहता है, क्योंकि उनके पास कोई काम तो बचा नहीं है। अब घर में ही इतना ज़्यादा चक्कर चल रहा है, अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे कश्मीर में क्या हो रहा है वो हो रहा है, तो वो एक तरीके से होता है अपना कंट्रीज़ का कि भाई कैसे पैसा मांगा जाए बाहर। तो एक तरीके से अपने आप को मीडिएटर और सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में वो अपने आप को दर्शाना चाहते हैं दुनिया के सामने कि उनको और भी ज़्यादा लोन मिल सकें। ऐसा ये पैसेज मैंने दिया है, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। द अलायंस वुड अलाउ द 3 कंट्रीज टू डीपेन डिफेंस कॉपरेशन। कह रहा है कि ये जो अलायंस है ये तीनों ही कंट्रीज़ को ये चीज़ एक तरीके से बहुत गहरे डिफेंस कॉपरेशन करने के लिए अलाउ करेगा। एंड मिलिट्री इंट्रोपरेबिलिटी दो इट इज़ टू ईजी टू से। और साथ ही साथ तीनों ही कंट्री के बीच में जो मिलिट्री की इंट्रोपरेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी। इंट्रोपरेबिलिटी का मतलब होता है कि मान लो कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक हो गया तो पाकिस्तान की मिलिट्री भी जाएगी, इक्विपमेंट भी जाएंगे, ठीक है, भले ही उसके बाद में पैसा उसको मिले, फिर सब कुछ जाएगा। तो एक तरीके से तीनों देश जो है अपनी मिलिट्री का यूज़ कर सकते हैं, एयरफोर्स को मिल के साथ में मतलब काम कर सकते हैं, और जो अटैक करना है वो भी साथ में कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी।
दो इट इज़ टू अर्ली टू से वेदर इट वुड हेल्प देम एड्रेस देयर सिक्योरिटी चैलेंजेस। कह रहा है कि हालांकि अभी कहना जल्दीबाजी होगी कि क्या ये जो एग्रीमेंट इन तीनों देशों के बीच में हुआ है वो इनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस है उसको एड्रेस कर पाएगा, क्या उसका मतलब उसको निवारण है या ऐसा या नहीं है। अलायंसेस बेस्ड ऑन कलेक्टिव सिक्योरिटी सच एज नाटो एंड सीएसटीओ, कह रहा है कि ये जो ग्रुप है अलायंसेस हैं जो कि कलेक्टिव सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड हैं, जैसे नाटो ग्रुप हो गया, सीएसटीओ हो गया, आर जनरली फॉर्म टू बिल्ड डेटरेंस अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट। ये ज़्यादातर बनते हैं कि एक तरीके से रोकथाम लगाई जा सके अगर किसी तरीके का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है या वॉर पैदा होता है। जैसे नाटो का जो क्या कहते हैं, जो नाटो बना था वो रशिया को डेटर करने के लिए बना था कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि रशिया जो है वो यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा के या फिर अपनी टेरिटोरियल गेन पाले। इसी वजह से नाटो बनाया गया, जिसमें ये कहा गया भाई एक के ऊपर अटैक तो सबके ऊपर अटैक। The biggest liability of the Mecca agreement is that it was signed amid ongoing war। कह रहा है कि सबसे बड़ी कमजोरी लाइबिलिटी जो इस मक्का एग्रीमेंट की है वो ये है कि ये जो वॉर अभी चल रहा है उसी बीच साइन हुआ है। ओवर द पास्ट 5 months, कह रहा है कि पिछले 5 महीनों से सऊदी अरेबिया हैज़ फेस रिपीटेड ईरानियन मिसाइल एंड ड्रोन अटैक। सऊदी अरेबिया के पास लगातार मतलब ईरानियन मिसाइल या ड्रोन अटैक होते आ रहे हैं। The collective security pledge is unlikely to deter Iran from targeting the US bases in Saudi Arabia। कह रहा है कि ये जो तीनों देशों ने एक कलेक्टिव सिक्योरिटी पैक्ट किया है जिसमें इन्होंने प्लेज ली है, तो कह रहा है कि संभवतः ये ईरान को नहीं रोक पाएंगे कि वो यूएस बेसेस को जो टारगेट कर रहा है जो कि सऊदी अरेबिया में है। इफ़ द वॉर करेंटली ऑन पॉज, कह रहा है कि अगर वॉर जो कि इस समय पॉज की स्थिति में है मतलब रुका हुआ है, एस्केलेट फर्दर और आगे बढ़ता है। एग्जिस्टिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, कह रहा है कि जो वॉर अभी चल रहा है चाहे वो वेस्ट एशिया में मोस्टली, तो देयरफॉर इसी वजह से मेक द प्रॉमिस ऑफ कलेक्टिव डिफेंस लार्जली सिंबॉलिक फ्रॉम द वेरी ऑनसेट। ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग से, सिंबॉलिक मतलब एक तरीके से सिर्फ नाम भर के लिए। तो कह रहा है कि ये जो कलेक्टिव डिफेंस प्रॉमिस इन तीनों देशों ने किया है वो सिर्फ नाम भर का है, स्टार्टिंग से ही ऐसी स्थिति है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा है तो सऊदी अरेबिया के ऊपर जब ईरान अटैक करेगा तो क्या ये तीनों देश मिलकर ईरान के ऊपर अटैक करेंगे? या फिर एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में, ये मेरी बात है, क्या भारत अगर टेररिज्म के लिए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा तो क्या इतनी हिम्मत है सऊदी अरेबिया और तुर्की के ऊपर कि वो भारत के ऊपर, इवन ये जानते हुए कि एक भारत न्यूक्लियर आर्म देश है और जिसकी पहुंच सऊदी अरेबिया और तुर्की तक भी है, क्या वो अटैक करेंगे? तो इसी वजह से अगर देखा जाए तो ये जो कलेक्टिव डिफेंस स्ट्रेटजी है या एग्रीमेंट है वो एक सिंबॉलिक रूप में ज़्यादा लग रहा है और मतलब प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। सो द क्रेडिबिलिटी ऑफ द मक्का एग्रीमेंट, कह रहा है कि मक्का एग्रीमेंट की कितनी क्रेडिबिलिटी है विल अल्टीमेटली डिपेंड, ये इस बात पर फाइनली डिपेंड होगी ऑन वेदर द 3 पार्टनर्स कैन टर्न देयर पॉलिटिकल कमिटमेंट इनटू अ क्रेडिबल डेटरेंट। क्या ये जो इन्होंने एक राजनीतिक कमिटमेंट कर दी है वो एक क्रेडिबल डेटरेंट दिखा पाएंगे, क्या रोक पाएंगे इस तरीके के अटैक में, या क्या प्रैक्टिकली ग्राउंड में वो काम करके दिखा पाएंगे? अभी तो सिंबॉलिक एक तरीके से एग्रीमेंट लग रहा है, ये दिखावे का लग रहा है, नाम मात्र का है, हो सकता है कि बहुत बड़ा अटैक हो जाए फिर भी कुछ ना हो, विच इज़ करेंटली नॉन एग्जिस्टेंट, जो कि अभी नॉन एग्जिस्टेंट के रूप में है। बेस्ड ऑन द पैसेज के अनुसार व्हाट इज वन मेजर ऑब्स्टिकल टू इंश्योरिंग द मक्का एग्रीमेंट इफेक्टिवली फंक्शन एज अ रीजनल सिक्योरिटी डेटरेंट। कह रहा है कि एक सबसे बड़ी बाधा क्या आ रही है मक्का एग्रीमेंट के सामने कि वो एक रीजनल सिक्योरिटी डेटरेंट की तरह काम कर सके। The timing of the treaty during active regional conflicts makes the mutual defense commitment a symbolic gesture rather than a practical preventive measure। एकदम ये करेक्ट है। क्या बाधा है मक्का एग्रीमेंट की कि भाई इस समय जिस समय वॉर चल रहा है, ये साइन किया गया है, तो एक तरीके से उनको सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी चाहिए। मगर अभी ईरान का दिमाग घूमेगा, वो फिर से क्या कहते हैं 4 मिसाइल मार देगा, तो क्या पाकिस्तान इन्वॉल्व हो पाएगा? और ऐसी स्थिति में जब उसके घर में खुद आग लगी हुई है और इकोनॉमिक स्थिरता उतनी नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है। इसलिए समस्या सबसे बड़ी यही है कि ये सिंबॉलिक जेस्चर है बजाय प्रैक्टिकल प्रिवेंटिव मेजर के। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
According to the passage, what is one major potential outcome of the Mecca Agreement for a participating nation? कह रहा है कि पैसेज के अनुसार सबसे मेजर पोटेंशियल आउटकम क्या है इस एग्रीमेंट का? इट प्रोवाइड्स अ फंक्शनल डेटरेंट अगेंस्ट एक्टिव रीजनल मिसाइल एंड ड्रोन थ्रेट। नहीं, जो इस समय वॉर चल रहा है उसके लिए किसी तरीके का ये डेटरेंट प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये नहीं होगा। इट reinforces द स्ट्रेटजिक नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग अ प्राइमरी अमेरिकन सिक्योरिटी रोल। कह रहा है कि ये इस बात को और ज़्यादा मजबूत करता है कि रणनीतिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए अमेरिकन सिक्योरिटी रोल का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इट अलाउज अ नेशन फोकस्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट टू सर्व एज अ रीजनल आर्बिट्रेटर। पाकिस्तान की बात हो रही है कि सबसे बड़ा मेजर पोटेंशियल आउटकम यही है कि जो पाकिस्तान जो कि अपने सिर्फ साउथ सब कॉन्टिनेंट में फोकस था, अब उसको एक तरीके से मौका मिल रहा है कि वो रीजनल आर्बिट्रेटर की तरह काम करेगा। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, मतलब इन चारों में से कौन सा गलत है? सऊदी अरेबिया एंड तुर्की सेट असाइड लॉन्ग स्टैंडिंग टेंशंस ड्यू टू शेयर रीजनल एंजाइटीज। बिल्कुल सही है कि सऊदी अरेबिया और तुर्की ने हाल के लिए अपनी उस जो बहुत समय से चली आ रही टेंशन है उसको दरकिनार किया है, क्योंकि इनके पास जो रीजनल सिक्योरिटी की चिंताएं हैं वो एक ही जैसी हैं। पाकिस्तान सीक्स टू लेवरेज द पैक्ट टू बिल्ड इन्फ्लुएंस बियॉन्ड साउथ एशियाज बॉर्डर। हाँ, पाकिस्तान इस एग्रीमेंट का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा ताकि उसका वेस्ट एशिया में प्रभाव मजबूत हो सके। डिक्लाइनिंग अमेरिकन कमिटमेंट इज प्रॉमिटिंग अ न्यू सिक्योरिटी अलाइनमेंट अमंग रीजनल पावर्स। हाँ, अमेरिका की जो प्रॉमिस था, कमिटमेंट था, वो लगातार गिरने की वजह से जो रीजनल पावर्स हैं अब वो एक तरीके से वो मजबूर हो रही हैं कि वो नए सिक्योरिटी पैक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो ये तीनों ही सही हैं, ये तीनों ही हम इन्फर कर सकते हैं। द ट्राइलैटरल पार्ट विल न्यूट्रलाइज द मिसाइल थ्रेट सऊदी अरेबिया करेंटली फेसेस। नहीं, ऐसा नहीं है। ये साफ साफ बताया गया है कि सबसे बड़ी बाधा यही है इस पैक्ट के लिए कि सऊदी अरेबिया जो इस समय थ्रेट महसूस कर रहा है, इसके ऊपर मिसाइल अटैक हो रहे हैं, वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए है ही नहीं। इसी वजह से कहा गया रहा है कि ये एक तरीके का सिम्बॉलिक जेस्चर है रादर देन अ प्रिवेंटिव मेजर। In the sentence, they have now decided to turn the page on their often fraught relationship and build a trilateral framework with Pakistan. The phrase to turn the page on their often fraught relationship is an infinitive phrase. To infinitive phrase दिख रहा है। Acting as an direct object of the primary verb, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्राइमरी वर्ब का जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये टू टर्न द पेज क्या होगा? एक इन्फिनेटिव फ्रेज होगा। पार्टिसिपल फ्रेज है, ये मॉडिफाई कर रहा है क्या सब्जेक्ट को? नहीं। प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्या ये प्रीपोजिशन की तरह है? नहीं, ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। अ सब्जेक्टिव क्लॉज है, ये रिप्रेजेंटिंग द हाइपोथेटिकल गोल ऑफ स्टेट। नहीं, ये कोई सब्जेक्टिव मूड नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है। द फ्रेज लार्जली सिम्बॉलिक फ्रॉम द वेरी आउटसेट इम्प्लाइज। इसका क्या मतलब है? लार्जली सिम्बॉलिक फ्रॉम द वेरी आउटसेट, मतलब शुरुआत से ही ये सिर्फ सिम्बॉलिक की तरह लग रहा है। A pact that gains credibility once external threats subside. नहीं. An agreement designed for domestic political messaging. A treaty whose terms were left deliberately vague by design. A commitment whose practical deterrent value is weak from the start. हाँ, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि शुरुआत से ही कमजोर दिख रहा है। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है। ठीक है, एक बार पढ़ के देखो, फिर स्टार्ट करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन गरुण द डिवाइन माउंट ऑफ लॉर्ड विष्णु। कह रहा है कि जो रिलेशनशिप था गरुण के बीच में, जो कि एक तरीके से लॉर्ड विष्णु की सवारी थे, एंड स्वामी वेदांत देसिका के बीच में जो रिलेशनशिप था, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आचार्य, ये सबसे ज़्यादा, ये जो वेदांत देसिका थे ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध आचार्य थे इन द श्री वैष्णव ट्रेडिशन में, इज नरेटेड इन अ डिस्कोर्स बाई श्री नवलपक्कम वसुदेवचार्य। कह रहा है कि ये जो कहानी नरेट की गई थी वो जो श्री नवलपक्कम थे उनके ही भाषण में ये बताया गया था। जस्ट एज गरुण सर्व एज द माउंट ट्रांसपोर्टिंग द सुप्रीम लॉर्ड। कह रहा है कि जैसे गरुण एक सवारी के रूप में काम करते थे सुप्रीम लॉर्ड का, जो विष्णु थे उनका,
आचार्य सच एज देसिका कैरी द विजडम ऑफ द वेदास। वैसे ही ये जो आचार्य थे जिनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ये ज्ञान जो वेद के थे उनकी पूरी एक तरीके से ज्ञान रखते थे। डैश ह्यूमन बींग, तो एक तरीके से ये जो आचार्य जी थे ये अपने वेदों का जो ज्ञान था, विजडम थी, उससे लोगों को क्या करते थे, अपलिफ्ट करते थे, मतलब उनको ऊपर उठाते थे। ऊपर मतलब स्पिरिचुअली रूप से, धार्मिक रूप से। फ्रॉम वर्ल्डली बाइंडिंग, संसार मतलब संसार के जितने भी बंधन है उससे। द ग्लोरी ऑफ गरुण इज एक्सपाउंडेड, कह रहा है कि जो महानता थी गरुण जी की उसको बहुत ही ज़्यादा गहरी मतलब गहरे से समझाया गया है, विस्तार से समझाया गया है। इंक्लूडिंग हिज इनकारनेशन एज द एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेदास, और इस बारे में भी बताया गया कि किस तरीके से उन्होंने वेदों का अवतार लिया था या वेदों का आकार लिया था। एंड हाउ हिज ग्रेस लेड टू देसिकाज प्रोफाउंड कंपोजिशन, और किस तरीके से उनका जो उनके आशीर्वाद की वजह से ये जो देसिका के कंपोजिशन थे या रचनाएं थी वो और ज़्यादा गहरी हो पाई। गरुण इज रिवर्ड एज वेदांतम, कह रहा है कि गरुण का सम्मान एक वेदांतम की तरीके से होता है। द सोल एम्बॉडीमेंट ऑफ द वेद, जो कि एक तरीके से पूरे वेदों का आकार हैं या स्वरूप हैं। हिज टू विंग्स डैश द वैदिक मीटर्स, वैदिक मीटर्स मतलब जो वेदों में छंद दिए हुए हैं, है ना, एक तरीके से किस तरीके से करना है, कैसे करना है, हर चीज़ होती है उसका मतलब होता है। और जो चैंट्स हैं, मंत्र है, उनके बारे में कह रहा है कि वो उनके 2 विंग हैं। स्वामी अलवंदर ब्यूटीफुली समराइजेज हाउ गरुण परफॉर्म्स एवरी फॉर्म ऑफ कैनकरम सेल्फलेस डिवाइन सर्विस, के स्वामी अलविंदर ने बहुत ही अच्छे से समराइज किया हुआ है हर चीज़ को कि किस तरीके से गरुण जी जो हर कार्यक्रम को करते थे और वो सेल्फलेस डिवाइन सर्विस होता था, मैंने एक तरीके से अपने लिए कुछ नहीं होता था, बस दूसरों के लिए होता था। डैश टू लॉर्ड नारायण, और ये जितनी भी सर्विस देते थे वो किसको देते थे, भगवान नारायण को या भगवान विष्णु को। गरुत्तम इज दशा, कह रहा है कि गरुत्तम एक दशा है। द डिवोटेड सर्वेंट, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा भगवान की सेवा करने वाला एक सर्वेंट। सखा द बिलेवेड फ्रेंड, और जो सखा का मतलब है बिलेवेड फ्रेंड। वाहनम का मतलब कि ईश्वर की सवारी। आसनम का मतलब हिज सीट और थ्रोन। ध्वज का मतलब उनके फ्लैग ईश्वर के। एंड व्यंजनम का मतलब द सेरेमोनियल फैन यूज्ड इन डिवाइन वर्शिप, मतलब जो भगवान के लिए फैन यूज होता है उनको हवा करने के लिए, वो उसका मतलब है व्यंजनम। देसिका रिसीव द इनिशिएशन उपदेशम ऑफ द गरुण मंत्र फ्रॉम हिज गुरु किंदाम्बी अपुलर, कह रहे हैं कि देसिका जी को जो गरुण मंत्र मिला था वो अपने गुरु किंदाम्बी से मिला था। देसिका ट्रेवल टू तिरुवेंद्रमपुरम एंड मीडिएटेड ऑन द अशदगिरी हिल, कह रहा है कि देसिका जो थे वो तिरुवनंतपुरम के लिए उन्होंने रवाना हुए थे और उषाधागिरी जो हिल है वहाँ पे उन्होंने ध्यान किया था। देसिका चैंटेड द गरुड़ मंत्र, कह रहा है कि देसिका जी ने गरुड़ मंत्र का मतलब जाप किया था। डैश प्लीज विद हिज डिवोशन, और उनकी भक्ति से खुश होकर गरुण जो अवतार गरुण भगवान थे वो अवतरित हुए थे। ब्लेस्ड हिम बाई डैश द सैक्रेड हयाग्रीव मंत्र, फिर उन्होंने उनको एक तरीके से हयाग्रीव मंत्र दिया। एंड प्रेजेंटेड हिम विद एन आइडियल ऑफ लॉर्ड हयाग्रीव हॉर्स फेस डीटी ऑफ नॉलेज, और उनको एक मूर्ति भी दी भगवान हयाग्रीव की, और वो हयाग्रीव जो है वो कौन है, एक तरीके से उनका जो मुंह है वो घोड़े वाला है और वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी भगवान है। तो उनको उन्होंने एक तरीके से ब्लेसिंग के रूप में दिया क्योंकि उन्होंने जाप करके बहुत कड़ी तपस्या की थी। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पैसेज था, कुछ लोगों को समझ में आया होगा जो लोग थोड़ा सा स्क्रिप्चर से रिलेटेड हैं या फिर हिंदू स्क्रिप्चर्स को जानते हैं। जो दूसरे हमारे धर्म के लोग हैं शायद इतना ज़्यादा वो रिलेट ना कर पाए, कोई बात नहीं, इस तरीके के पैसेज आते नहीं हैं, मगर ठीक है आ गया तो पढ़ लेते हैं। अपलिफ्ट का सिनोनिम क्या करना है, इस तरीके का अगर पैसेज आ जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिर्फ सीधे क्वेश्चन में आओ, वहाँ पे कोशिश ये करो 5 में से 3-4 कर दो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, बहुत टफ मान लो पैसेज आ गया तो भाई अपलिफ्ट का सिनोनिम क्या होगा, एलिवेट। एलिवेट मतलब किसी चीज़ को बेहतर बनाना या उसको उठाना, ठीक है, ये सिनोनिम तो लग रहा है। हिंडर मतलब डिफ़िकल्टी, ऑप्रेस मतलब किसी को दबाना, डिस्करेज मतलब डीमोटिवेट करना, है ना। तो ये हमारा आंसर है। हिज टू विंग्स
डैश द वैदिक मीटर्स एंड चैंट। कह रहा है कि जो उनके दो पंख थे गरुण भगवान के, वो वैदिक मीटर्स और चैंट को सिम्बलाइज करते थे। सिम्बलाइज मतलब रिप्रेजेंट करते थे। भाई यहाँ पे टू विंग्स हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, ये होगा नहीं। आईएनजी का यहाँ कोई हमें कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल की आवश्यकता नहीं है, ना पास्ट पार्टिसिपल की आवश्यकता है, ना वर्ब की आवश्यकता है, तो सिम्बलाइज अभी भी सिम्बलाइज होता है ना, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। समराइजेज हाउ गरुण परफॉर्म्स एवरी फॉर्म ऑफ कांकरम सेल्फलेस डिवाइन सर्विस डैश द लॉर्ड नारायण। क्या होना चाहिए यहाँ पे? भाई उनकी जो सर्विस थी किसके लिए थी? भगवान नारायण के लिए थी। एट तो स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज होता है, स्पेसिफिक जगहों के लिए यूज होता है, नहीं होगा। ऑन किसी चीज़ के ऊपर नहीं, या फिर कभी कभार हम लोग टाइम या डेज के लिए यूज़ कर लेते हैं। टू का इस्तेमाल ठीक है क्योंकि एक डायरेक्शन बता रहा है कि हाँ ये जो सर्विस है भगवान नारायण के लिए थी, ओवर का कोई मतलब नहीं होगा। सी हमारा करेक्ट आंसर है। देसिका चैंटेड द गरुण मंत्र एंड डैश प्लीज्ड विद हिज डिवोशन। प्लीज मतलब इसका एंटोनिम बताना है भाई, वो खुश होकर ना। तो ग्रेटिफाइड का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है सेटिस्फाइड या फिर खुश, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। डिलाइटेड का मतलब भी खुश होता है। डिसप्लीज मतलब वो अनहैप्पी थे, तो ठीक है ये तो एंटोनिम हो जाएगा। थ्रिल मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो ये भी नहीं होगा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। डैश द सेक्रेड हयागीर मंत्र, मतलब जो वो गरुण भगवान उससे खुश हो गए थे तो उन्होंने उसको एक आशीर्वाद दिया था, वो क्या था? बाई बेस्ट। तो देखो बाई लगा हुआ है यहाँ पे ना, तो बाई के बाद या तो नाउन आता है भाई, प्रीपोजिशन है, या तो जेरेंड आता है। तो नाउन या जेरेंड ही देख लेते हैं। ये तो वर्ब हो गई, ये भी वर्ब हो गई। बाई बेस्टोड नहीं होगा, ठीक है, जेरेंड चाहिए हमको, तो बेस्टोइंग सही है यहाँ पे, डी। ये पैराजम्बल है, एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको ना समझ में आ रहा हो राइटिंग को यहाँ पे दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन देखते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। इफ़ आस्क्ड टू नेम अ नेशनल पार्क इन असम मोस्ट पीपल वुड से काजीरंगा। कह रहे हैं कि अगर आप किसी से भी नेशनल पार्क का नाम पूछें कोई भी एक, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे काजीरंगा। सबको पता है काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है ना। तो ठीक है, एक बार फोर्थ को भी चेक करें। 2 ऑप्शन दिए हुए हैं तो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 के बाद 4 है और एक 1 है, ठीक है। तो 4 कह रहा है बट द स्टेट इज़ ऑल्सो होम टू मनस नेशनल पार्क। कह रहा है कि लेकिन इस स्टेट में मनस नेशनल पार्क भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है नेचुरल, ठीक। और 1 कह रहा है लोकेटेड ऑन इंडियाज बॉर्डर विद भूटान इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज, कि जो पहाड़ है या फिर सॉरी जो नेशनल पार्क है वो हिमालयों के फुट हिल्स में है, जो कि भूटान के बॉर्डर के पास है। द नेशनल पार्क टेक इट्स नेम फ्रॉम द रिवर मनस अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। अच्छा, ये जो मनस नेशनल पार्क है ये मनस रिवर के ऊपर इसका नाम पड़ा है, जो कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो अब एकदम नेचुरल लग रहा है कि जब यहाँ पे मनस नेशनल पार्क की बात आई है तो उसने फिर ये बताया कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। अब ये कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते थे कि ऐसा तो नहीं है ये जो लोकेशन वाली बात दी है वो काजीरंगा के लिए दी गई है, मगर जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ोगे कि उसका जो नाम है वो मनस रिवर में रखा गया है, तो यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो डॉट को ना। तो 4 के बाद 1 तो दिख रहा है हमको, और 2 भी सही है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से अगर आप किसी से पूछोगे आसाम में कि भाई एक कोई नेशनल पार्क का नाम बताओ, तो लोग ज़्यादातर काजीरंगा ही बोलेंगे। फिर कहता है बट एक कंट्रास्ट डालता है कि स्टेट में अलग नेशनल पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है, यूनेस्को भी है। तो 2 4 1 3 जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा, तो ए हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, 2 4 1 3। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।